पारा नाम का गांव था, जहां पर प्रकाश नाम का व्यक्ति सिर धोने का शैम्पू बेचा करता था। प्रकाश रीठा के चूरे को आंवला के साथ मिलाकर खुद के हाथों से शैम्पू बनाकर बेचा करता था। अरे भाई, लगता है तुम्हारा शैम्पू किसी काम का नहीं है। मेरे बाल झड़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे ये शैम्पू लिया था, मगर इसे इस्तेमाल करने के बाद तो मेरे बाल और झड़ने लगे हैं। ये थोड़ा धीमा काम करता है क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक वस्तुएं धीमा काम करती हैं, मगर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। रहने दीजिए, इससे अच्छा है मैं रमेश के पास से शहरी शैम्पू ही ले लूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही सड़क पर आ जाऊंगा। जब से ये रमेश शहर का केमिकल वाला शैम्पू बेच रहा है, तब से मेरा धंधा डूबती हुई नाव की तरह डूबता जा रहा है। प्रकाश अपनी दुकान से रमेश की दुकान पर जाता है और उससे कहने लगता है, रमेश! क्या हुआ सुरेश? अरे नहीं, तुम तो प्रकाश हो ना। फिर से एक बार करते हैं। प्रकाश! तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लगा हम दोनों खेल खेल रहे हैं कि कौन सबसे जोर से एक दूसरे का नाम ले सकता है। नहीं खेल रहे हैं क्या? अरे तुम बेअकल इंसान, मैं तो तुमसे कुछ बात करने आया था। कुछ क्यों, पूरी बात करो, मैं सुन रहा हूँ। जब से तुमने ये शहरी शैम्पू इस गांव में बेचना शुरू किया है, तब से कोई भी मेरे हाथों का बनाया हुआ आयुर्वेदिक शैम्पू नहीं ले जा रहा। तो फिर पैरों से बनाने की कोशिश करो, शायद कोई ले ले। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? इतना भी बुरा चुटकुला नहीं था। अरे मजाक करना बंद करो, मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम चुटकुले मार रहे हो। तुम ये शहरी केमिकल शैम्पू बेचना बंद कर दो, ये लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। आयुर्वेदिक शैम्पू बेचना शुरू करो, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें दूंगा, वो भी आधे पैसों में। आप बेचते रहिए अपना आयुर्वेदिक शैम्पू, मैं तो नहीं बेचूंगा आयुर्वेदिक शैम्पू। मुझे तो शहरी शैम्पू बेचकर बहुत मुनाफा हो रहा है। तुम जाओ और मिलाते रहो रीठा और आंवला। ये सुनकर प्रकाश वहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह पहाड़ के नीचे आंवला के पेड़ से आंवला जमा करने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना काम छोड़ना पड़ जाएगा, मगर मुझे शैम्पू बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अरे ये सुरंग कैसी है? प्रकाश को एक सुरंग दिखाई देती है जिसमें उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये क्या है? लगता है कोई सोना या चांदी है। एक काम करता हूँ, जाकर देखता हूँ। प्रकाश सुरंग में जाता है और वो चमकती हुई वस्तु के पास पहुँचता है। उसे दिखाई देता है कि वो एक आंवले का पौधा है। ये तो बड़ा ही अनोखा आंवले का पौधा लगता है। इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ और इसे अपने आयुर्वेदिक शैम्पू में डालकर देखता हूँ। प्रकाश उस आंवले के पौधे को उखाड़कर घर ले आता है और उसमें से थोड़े आंवले निकालकर अपने रीठा के चूरे के साथ मिलाकर एक नया शैम्पू बनाता है जिसमें अलग ही चमक होती है। वो उस शैम्पू को अपनी दुकान में बेचना शुरू करता है। अरे प्रकाश, ये कौन सा शैम्पू है जो इतनी दूर से ही चमकता हुआ दिख रहा है? ये एक अनोखा शैम्पू है। इससे जो भी सर के बालों की दिक्कतें हैं, ये शैम्पू उसे एक बार में ही सुलझा देता है। क्या सच में? अगर मैं इसे खरीदूंगी तो मेरे बाल में जो जुएं हैं वो सारी निकल जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल निकल जाएंगी। आप लेकर तो देखिए एक बार। तो लाओ, एक थैली में ये शैम्पू दे दो। प्रकाश उस महिला को शैम्पू थैली में भरकर दे देता है और वो महिला शैम्पू ले जाकर अपने सिर में लगा लेती है। मैंने जोश जोश में कह तो दिया कि ये शैम्पू जुएं निकालता है, मगर ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये शैम्पू आखिर करता क्या है। इतने में ही वो महिला ग्राहक प्रकाश की दुकान पर पहुंचती है और उसके बाल लाल रंग से रंगे होते हैं। अरे बाप रे, इसके बाल तो लाल हो गए। आज तो मेरी खैर नहीं। प्रकाश, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ये शैम्पू तो बड़ा ही कमाल का है। मैंने इसे सिर पर लगाया तो इसने मेरे सिर के सारे जुएं मार दिए। और तो और मैंने सोचा कि अगर मेरे बाल लाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, और मेरे बाल अचानक से लाल हो गए। ये तो बिल्कुल जादुई शैम्पू है। अच्छा, सच में ये शैम्पू जादुई है? क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? नहीं, मैंने ही बनाया है। मुझे कैसे पता नहीं होगा? अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ इन बालों में? आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको दूसरी औरत को इस तरीके से देखने में शर्म नहीं आई? मगर आपने ही तो। अच्छा छोड़ो, मुझे और शैम्पू दे दो। मुझे अपने पति के बाल भी लाल रंग से रंगना है। प्रकाश उस महिला को शैम्पू थैली में बंद करके दे देता है और घर जाकर उस आंवले के पौधे को अपने बगीचे में गाड़ देता है और कुछ आंवलों से शैम्पू बनाना शुरू करता है। देखते ही देखते उसकी शैम्पू की दुकान में कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और उसकी रोज की आमदनी बढ़ने लगती है। प्रकाश, अंधियारा। अंधियारा? अंधियारा कौन है? मुझे लगा हम दोनों विलोम शब्द का खेल खेल रहे हैं ना। नहीं, मैं तो तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ, बोलो। मैं तुम्हें सुनने के लिए ही तो यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे भी वो शैम्पू चाहिए था क्योंकि तुम टकले हो, इसीलिए, है ना? बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने खास तुम्हारे लिए अलग से शैम्पू को निकाल कर रखा है। अच्छा, सच में? मगर इसका तुम्हें 2 गुना भाव देना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस केमिकल वाले शैम्पू को बेच रहे थे तब तक मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा था, याद तो होगा ही। और मेरी मानो तो तुम अपना शैम्पू बेचना छोड़ दो और कुछ और बेचना शुरू कर दो। बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं शैम्पू बेचना छोड़ दूं और शहरी साबुन बेचना शुरू कर दूं। ठीक है प्रकाश, मुझे तुम्हारी कही हुई बातें मंजूर हैं। लाओ, मुझे शैम्पू दे दो। प्रकाश रमेश को शैम्पू बेच देता है और सोचने लगता है कि उसे शैम्पू के साथ साबुन भी बेचना शुरू करना चाहिए। अगर मैं इस जादुई आंवले को साबुन में डालकर बेचूं, तो शायद मैं और मुनाफा कमा सकता हूं और मैं उस साबुन को 2 गुने दाम में बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। प्रकाश, मैं देख रहा हूँ कि इस गांव में सभी लोगों के बाल रंग बिरंगे हैं, मगर उनका क्या जो पगड़ी पहनते हैं। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, मैं कल से साबुन भी बेचूंगा, जिससे शरीर की त्वचा एकदम नई हो जाएगी और बूढ़े की त्वचा एक जवान व्यक्ति की तरह हो जाएगी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस साबुन को बेचना शुरू कर दो। पहला साबुन तो मैं ही खरीदूंगा। वैसे तो मेरी त्वचा जवान की तरह ही है, लेकिन मैं उस साबुन को जरूर खरीदूंगा। आज ही सारे आंवले से साबुन बना लूंगा और पूरे गांव में बेच दूंगा, और इन्हें बेचकर मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि सारी जिंदगी घर बैठकर खाऊंगा। प्रकाश सारे आंवलों से साबुन बना लेता है और अगले दिन गांव में बेचना शुरू करता है और वो महिला ग्राहक वहाँ फिर से आती है। अरे ये क्या प्रकाश, तुमने साबुन भी बेचना शुरू कर दिया? ये साबुन भी जादुई है क्या? हाँ, ये साबुन भी जादुई है। ये त्वचा को इतना अच्छा बना देता है मानो जैसे किसी बच्चे की त्वचा हो। लाओ फिर साबुन मुझे दे दो, चाहे कितना ही महंगा हो, मैं इसे खरीद लूंगी। गांव के सारे लोग प्रकाश से साबुन खरीद लेते हैं। एक दिन के अंदर ही उसका बनाया हुआ सारा साबुन भी खत्म हो जाता है। अगली सुबह होती है और प्रधान प्रकाश की दुकान पर आता है। अरे, ये प्रधान मेरे पास क्यों चले आ रहे हैं और उनके बदन पर इतने बाल कैसे? प्रकाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो साबुन तुमने मुझे नहाने के लिए दिया था, उससे मेरे बदन पर बाल उगाए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस करो। प्रधान ये कहते ही उतने में ही बाकी गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनके बदन पर भी बाल उगे रहते हैं
मुझे तो तुमने भालू बना दिया प्रकाश। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये सब तुम्हारी गलती है प्रकाश। तुमने हम सबसे दुगने पैसे लिए थे इस साबुन के लिए। हमारे पैसे वापस दो। हाँ, पैसे वापस करो हमारे, नहीं तो तुम्हें ही साबुन से रगड़ देंगे। हाँ, पैसे वापस करो हमारे, नहीं तो तुम्हें ही साबुन से रगड़ देंगे। अब ठीक है, मैं सारे पैसे वापस करता हूँ। प्रकाश सारे गांव वालों को पैसे वापस कर देता है और उसके पास कोई आंवला नहीं बचता, ना शैम्पू बनाने के लिए और ना ही साबुन बनाने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं फिर से अपना आयुर्वेदिक शैम्पू बेचना शुरू करूंगा और कभी लालच अपने मन में नहीं आने दूंगा। तो देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालच से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। किशन एक गरीब किसान था। उसके 2 बेटे राघव और सुरेश थे। राघव आलसी और निकम्मा था, परंतु सुरेश उतना ही मेहनती था। वह मेहनत पर विश्वास रखता था। एक दिन की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं है। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए भी कुछ ना दो, बस सोने को बोल दो कितना भी। क्या है पिताजी, अभी तो मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, बस मैं राजा बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं, मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भैया, सपने में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो सपने देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप राजा नहीं बन पाओगे। चलो उठो और कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखा कर। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये प्रवचन देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे सपनों के साथ ही रहने दे और जा, कोई काम धंधा तू ही कर, और जो पैसे कुछ मिले तो मुझे भी दे दियो, मैं भी थोड़ा खर्चा पानी कर लूंगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती थी। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, सुरेश उदास होकर बैठा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए कि घर के हालात सुधर सकें। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी माँ भी हमारे साथ नहीं है। अगर माँ होती तो कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालातों को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आ जाता है और उसे उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। भैया तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो नहीं, बस हमारे पूर्वजों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता, वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ उगता तो हमें खाने के लाले ना पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई बार खेती करने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आपने कई बार कोशिश करी तो क्या हुआ, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या पता मैं उस पर मेहनत से कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी की मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या पता कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की तरफ चल पड़ता है और वहाँ जाकर जमीन को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि वह जमीन बंजर पड़ी हुई होती है। फिर भी वह उस पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो सच में बंजर जमीन है। इस पर जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, पर बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसे खेत पर मेहनत करते करते कई दिन बीत जाते हैं, परंतु उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वह थक कर पसीने में तरबतर होकर एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी
बुरके में एक महिला उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। माई, मेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे, बहुत तेज भूख लगी है। देख, तू बहुत तेज है, इससे आगे और भीख मांगने के लिए नहीं जाया जा रहा। माई, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता। आज ये रोटी तू खा ले और मैं पानी ही पीकर आज का दिन पूरा कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत करे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। माई, मेरे घर तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है, उस पर खेती करने की सोचता हूँ, पर इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक बाप है जो बुजुर्ग हो चुका है, उसके बस का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान मत हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। माई, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और मुझे दे दिए खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरे ये 4 पत्थर और अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। बंजर तो है ही जमीन, और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और निराश होकर घर की ओर चल देता है। दूसरी सुबह जब वह अपने खेत पर आता है तो देखकर दंग रह जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वह समझ नहीं पाता कि ये उसके खेत में क्या हो रहा है। वह पास जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा हुआ होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे, ये क्या? पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी तो इस खेत में रात तक कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं ये माई के 4 पत्थरों का कमाल तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बहुत खुश होता है, परंतु चिंतित भी होता है, क्योंकि उसके गांव में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वह सोचता है कि अब इन अंडों का क्या करूं? यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे सलाह देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे गांव में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडे की खेती कर डाली। बाबा, मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं, इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ है भी नहीं। पहले तो ये बंजर ही पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, निराश मत हो, हमारे गांव से बाहर निकलकर कुछ मील की दूरी पर एक मुस्लिम गांव है, जहां पर तुम्हारे अंडे बहुत बिकेंगे। तुम वहां जाकर ये अंडे बेच आना। सुरेश को यह उपाय बहुत अच्छा लगता है। वह सारे अंडों को एक ट्रॉली में भरकर पास के गांव में बेचने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है।